नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आज क्या क्या लेकर आया हूं वो बताता हूं। कांग्रेस हंगामा करती रही और नरेंद्र मोदी ने 2024 की फाइल क्लियर भी कर दी, निपटा दी बॉस। आज इसका चैप्टर आपको बताऊंगा। वो हंगामा करते रहे, इधर काम हो गया। राहुल गांधी को पता नहीं चला पीएम मोदी ने 24+9 का खेल कर दिया है। वो खेल क्या है, क्या हुआ है, कौन सी फाइल की बात कर रहा हूं, आज विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा जरा पड़ोस में पाकिस्तान है, उसकी बात करूंगा। पाकिस्तान में रात 8 बजे सबको सुला देने का नियम क्यों आने वाला है? पीएम मोदी की वो भविष्यवाणी जो पाकिस्तान में सच हो रही है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर क्या रेलवे ट्रेनों के डिब्बे गिनने की भी नौकरी दे रहा है? यह कौन सी नौकरी है बॉस की ट्रेन के डिब्बे गिनो और सैलरी मिलेगी? ऐसी नौकरी रेलवे दे रहा है क्या? आज इसके बारे में बताओ। वो चैप्टर जो नहीं देखा तो न्यू ईयर हैप्पी नहीं बल्कि सैड होगा। आज वो चैप्टर जरूर देखिएगा। और फिर आखिर में बुलेट ट्रेन से भी जबर ट्रेन लाने जा रहे हैं क्या मोदी? न बिजली न तेल, फिर मोदी की नई ट्रेन चलेगी कैसे? आज उसके बारे में बताऊं। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखते हुए यहां भारत सरकार एक्शन में आ गई। चीन से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच के आदेश दे दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है बॉस, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और लोगों को यह करना चाहिए। तवांग के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर आज विपक्ष ने फिर हंगामा किया। सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जिद पर अड़ी है और जनता को तवांग की घटना का असली सच पता नहीं चल पा रहा है। मणिपुर में आज एक दुखद हादसा हुआ। यहां के नोनी जिले में एक स्कूल बस पलटने से 7 बच्चों की मौत हुई। इस हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। सीएम बीरेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। पंजाब के अबोहर सेक्टर में भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी स्मगलर्स की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने गोलीबारी कर ड्रग्स तस्करों को खदेड़ दिया। इस ऑपरेशन में 25 किलो ड्रग्स बरामद की गई। सऊदी अरब ने हिजाब को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रिंस सलमान के नए फैसले के तहत सऊदी अरब ने परीक्षा हॉल में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताइए, हमारे यहां लोग कह रहे थे ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है हिजाब, ये तो होना ही चाहिए। इस्लामिक कंट्री ने परीक्षा हॉल में हिजाब बैन कर दिया है। सऊदी अरब के शिक्षा आयोग ने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्राओं को परीक्षा हॉल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के 300 दिनों में पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। खबर यह है कि जेलेंस्की ने जंग के लिए अमेरिका से और हथियार मांगे। जेलेंस्की की इस मांग के बाद फिलहाल युद्ध के थमने की गुंजाइश कम हो गई है। फिलहाल जो बाइडेन जेलेंस्की को $2 बिलियन की मदद देने जा रहे हैं। दिन भर की खबरों का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास और इसमें आज आपको बताने वाला हूं कि कांग्रेस हंगामा करती रही और कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 की फाइल निपटा दी। कैसे राहुल गांधी को पता नहीं चला और पीएम मोदी ने 2024 के साथ 9 राज्यों का भी खेल कर दिया है। आज इसका चर्चा। शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन, और जब से संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ तब से 7 दिन तो चीन के मामले में विपक्ष के हंगामे चले गए। हंगामे में 7 दिन स्वाहा हो गए क्योंकि कुछ अहम बिलों पर विस्तार से जो चर्चा होनी चाहिए वो विपक्ष के हंगामे की वजह से हो ही नहीं पा रही। ये वो बिल हैं जो जनता के मुद्दों से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने चीन का मुद्दा पकड़ा हुआ है। उनको और किसी पे चर्चा जिस तरह से होनी चाहिए वो चाहिए ही नहीं, हो ही नहीं रही। और इस पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं। लेकिन हंगामा करने वालों को पता नहीं कि वो हंगामा करते रह गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की फाइल निपटा दी। ये कौन सी फाइल है, कैसे निपटाई गई, क्या हुआ, इसके बारे में आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष ने पिछले कुछ वर्षों में संसद में जिन मुद्दों पर हंगामा किया और पूरे सत्र को चलने नहीं दिया, उनका नतीजा क्या हुआ, जरा सुनिए। जैसे आपको याद होगा कि 2018 का शीतकालीन सत्र था। विंटर सेशन जैसे अभी चल रहा है वैसे ही तब भी शीतकालीन सत्र चल रहा था। ये किसके
भेंट चढ़ गया था राफेल का मुद्दा। राफेल के मुद्दे पर हंगामा हुआ, पूरा सत्र लगभग जो है वो यही हंगामा चलता रहा। प्रोडक्टिविटी लोकसभा की 46% काम हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में कितना काम हुआ? मात्र 26% काम राज्यसभा में हुआ। और नतीजा क्या निकला? इस पूरे हंगामे के बाद, सारा सब कुछ होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के बीच काम नहीं हुआ, नतीजा निकला सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। ये आपको याद है? पूरा सत्र बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, पूरा सत्र। जिस राफेल पर पूरा सत्र बर्बाद हुआ उसमें सरकार को क्लीन चिट मिल गई। और दिसंबर 2018 2019 बार बार मिला। फिर आपको याद दिलाता हूं, इसी तरीके का एक मुद्दा था जो 2021 में पूरा मॉनसून सत्र जो है इन लोगों ने हंगामे में निकाल दिया। तब इन्होंने मुद्दा क्या बनाया? पेगासस की जासूसी करा रही है सरकार, जासूसी करा रही है सरकार। करीब लोकसभा 70 बार स्थगित हुई, 70 बार, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लग रहा था कि जासूसी हो रही। राज्यसभा 60 बार। और नतीजा क्या निकला? इस पूरे हंगामे के बाद संसद में तो काम नहीं हो पाया। जांच कमेटी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उसने कहा कि जासूसी नहीं हुई, फोन में नहीं मिले सबूत पेगासस होने के, नहीं मिले भाई। और जो मिला वो जरूरी नहीं कि पेगासस हो, ये कह दिया, रिपोर्ट आ गई, तो पूरा मॉनसून सत्र जिसके लिए बर्बाद हुआ वो भी खत्म। अब हम 2022 के विंटर सेशन में हैं, इसमें भी हंगामा चल रहा है चीन को लेकर। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये हंगामे में सत्र बर्बाद हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, फिर वही निकलेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपको अभी बता भी देता हूं। आप चीन के मामले की ही बात कर लीजिए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं ना कि चीन के मामले की सरकार अनदेखी कर रही। अगर अनदेखी की होती तो एलएसी पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती क्यों होती बॉस? क्यों पिछले 2.5 साल से भारत ने एलएसी पर हर तरीके से सैन्य ताकत बढ़ाई है? क्यों वहां पे उड़ाते सुखोई? क्यों राफेल तैनात करके रखते? क्यों एलएसी के पास युद्धाभ्यास होता? क्यों अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास करते, जिससे चीन चिढ़ गया था, आपको बताया था। और उसी के बाद तवांग वाली घटना हुई। तो इतने तो प्रूफ है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सत्र भी बर्बाद होगा लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया चीन की औकात ही नहीं अभी जिस हालत में हो कि वो युद्ध कर ले, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि चीन के मामले पर चर्चा हो, चीन के मामले में पीएम बयान दे। अरे भाई, रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, आप कह रहे हैं आपको कुछ विशेष जानकारी। आपको क्या चाइना से जानकारी आ रही है? जब रक्षा मंत्री बता रहे हैं उससे अलग आपको, आप तवांग गए हैं, जो आपको पता चल रहा वहां क्या हुआ? किसने बता दिया वहां क्या हुआ? जो सीक्रेट जानकारी आपके पास वीडियो है तो दीजिए, हम भी चलाएं पाठशाला में। और जो इतना हंगामा कर रहे हैं उनके खुद के नेता तो संसद आ नहीं रहे। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। अगर ये मान भी लें कि भारत जोड़ो यात्रा संसद सत्र में आने से भी ज्यादा जरूरी है और जिस चीन के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है भारत जोड़ो यात्रा, और ये यात्रा किसी हाल में रुकनी नहीं चाहिए, तो फिर लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि फिर 9 दिन का ब्रेक क्यों ले रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से? बताया जा रहा है कि यात्रा का पहला फेज 24 दिसंबर को पूरा होगा, उसके बाद 9 दिन का ब्रेक हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 9 दिन का ब्रेक इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यात्रा के साथ जो 70 कंटेनर चल रहे हैं उनका मेंटेनेंस होगा और सर्दी के मुताबिक अरेंजमेंट करना होगा। यानी सुविधा के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लग सकता है, संसद सत्र में आने के लिए ब्रेक नहीं लग सकता। चीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्रेक नहीं लग सकता कि हम ब्रेक ले लें और आते हैं वहां चर्चा करते हैं, लेकिन वहां पर अंदर गर्म रहना चाहिए माहौल, इसके लिए ब्रेक हो सकता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है इसलिए ये सब हो रहा है। न्यू ईयर मनाने के बाद 3 जनवरी को फिर से यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। तो ये तो सीरियसनेस है संसद को लेकर और संसद में चर्चा को लेकर। अब आपको यहां पर वो बात समझाता हूं जो मैंने शुरुआत में कही कि कांग्रेस हंगामा करने में लगी रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की फाइल क्लियर करने में जुटे रहे। कौन सी फाइल है भाई? देखिए, संसद में हंगामे की खबरों के बीच आपको शायद पता नहीं होगा
इस शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 4 ऐसे बिल लेकर आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 से जुड़े हुए 4 संशोधन बिल। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 उन समुदायों की एक लिस्ट है जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी माना जाता है। इन 4 संशोधन से एसटी कानून में 4 राज्यों की कई जनजातियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। जैसे यूपी में 4 जिलों में गोंड समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है। यूपी के संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली जिले में गोंड समुदाय को एसटी लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर लिया। तमिलनाडु में नारी कोरवन और कुरीबीकरण समुदाय को एसटी में शामिल कर लिया। छत्तीसगढ़ की शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में धनुहर को जोड़ दिया, धुनवार को जोड़ दिया, किसान, सोनरा, साउनरा, बिंजिया समुदाय को शामिल कर लिया। कर्नाटक में बेट्टा कुरबा और काडू कुरबा समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर दिया। अब इसका इंपैक्ट देखिए, इसका असर क्या होगा समझिए। विपक्ष हंगामा कर रहा था, नरेंद्र मोदी अपना फाइल में काम कर रहे थे। उस फाइल में इस काम का इंपैक्ट समझिए जो आपको समझाता हूं। 2023 में 9 राज्य में चुनाव है। 2023 9 राज्य में चुनाव होने। अब आप इस काम का जो हो रहा है उसका इंपैक्ट देखिए। और ये वो राज्य हैं, जिन 9 राज्यों की बात कर रहा हूं, ये वो राज्य हैं जिनमें कई जगहों पर आदिवासी समुदाय जो है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको जोड़ा गया है, जिनकी बात कर रहा हूं, इनका प्रभाव है कई जगहों पर। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। जिस छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, नंबर 1 छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, वहां 34 एसटी सीट है, 34 शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट आरक्षित है। अब आप सोचिए इस फैसले का, जब ये हंगामा कर रहे थे और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बड़ा निर्णय लिया जा रहा था, उसका इंपैक्ट इन 34 सीट पे नहीं होगा। मध्य प्रदेश, एमपी, वहां पर चुनाव होना है, वहां 47 सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। अब आप इंपैक्ट सोचिए। राजस्थान में चुनाव होना है, यहां पर 28 सीट है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। इंपैक्ट सोचिए। इसके अलावा कर्नाटक, वहां पर 15 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तेलंगाना, एक और राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर 20 सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित। मेघालय, एक और पूर्वोत्तर का राज्य, वहां पर 27 सीट है। इसके अलावा नागालैंड, जिसकी बात कर रहा हूं, यहां पर भी चुनाव होना है। मिजोरम, यहां पर भी आदिवासी समुदाय है, यहां पर भी सीटें। इन सारे पर प्रभाव छोड़ने वाला फैसला, शेड्यूल्ड ट्राइब को यह मैसेज देने वाला कि हम ये हंगामा कर रहे हैं, हम आपके लिए सोच रहे हैं, आपका काम हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा। मैंने आपको गुजरात चुनाव के भी इस समय समझाया था कि कैसे नरेंद्र मोदी लगातार आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहा है और उसका इंपैक्ट रिजल्ट पर दिखा। यह हुआ 9 राज्य। अब जरा 2024 के लिहाज से देखिए, जहां पर चुनाव होंगे। देश में 47 लोकसभा सीट हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए। और 2019 में इन 47 में से 31 बीजेपी के पास ऑलरेडी जा चुकी हैं। और बीजेपी का टारगेट यह है कि ये पूरी 47 आनी चाहिए, पूरी 47। अब आप सोचिए, जब आदिवासियों के लिए आप काम कर रहे हैं तो ये इंपैक्ट नहीं छोड़ेगा इस पर 2024 के लिए। बीजेपी को आदिवासी प्रभाव वाली सीटों में 42% वोट मिला था, 42% 2019 में आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर। और 2014 में यह कितना था? 38% था। यानी 4% का जंप हो गया 5 साल में जो आदिवासियों के लिए काम किया उसको लेकर। और अब तो राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। अगले साल त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में चुनाव, जबकि मिजोरम में दिसंबर 2023 में चुनाव।
इन राज्यों में बीजेपी की जीत को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जुट भी चुके। ये इधर हंगामा कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर थे। शिलांग में उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया। त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया। कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, उसको ने त्रिपुरा का टी भी नहीं बोला है अभी तक, और ये काम में लगे हुए हैं। तो जो लगातार पढ़ाई कर रहा है भैया, नंबर तो उसी के आएंगे ना। आप भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो, आप संसद नहीं चलने दे रहे हो, दूसरा आदमी काम पे काम किए जा रहा है। जो फैसले ले रहा है उनका जमीन पर इंपैक्ट होगा तो वो जमीन से वोट भी आएगा ना भाई। फिर आप हंगामा करोगे, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, ईवीएम, ये वो। अब जिन 4 राज्यों के बारे में चुनाव होने हैं, जहां के आपको बता रहा था, वहां का सियासी गणित आप समझ लीजिए। जिन 4 पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर रहा हूं, उन 4 में से अगर आप देखेंगे, जहां पर 2023 में चुनाव है, 4 में से 3 में बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा, जहां पर बीजेपी ने लेफ्ट का किला ढाया, वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो वहां पर अभी से बीजेपी जो है वो लगी हुई है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। मेघालय, यहां पर जो है बीजेपी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी प्लस। नागालैंड, यहां पर बीजेपी प्लस गठबंधन की सरकार है। और मिजोरम, यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट है, MNF, इनकी सरकार। तो ये चारों पे काम चल रहा है। आप हंगामा करते रहिए, वो काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने जो काम किया, उसका असर अगर इस बार के गुजरात चुनाव से आप समझना चाहें तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वोट मिले, उनका अपना थॉट प्रोसेस है कि भाई इनको पीछे छोड़ दिया गया, इनको आगे लाना है। और उसका इंपैक्ट जमीन पर दिखता है तो फिर उसका इंपैक्ट चुनाव में दिखता है। अगर आप गुजरात में देखिए आदिवासी सीटों का हाल, गुजरात 2022 आपको बता रहा हूं, जहां पर आदिवासी सीट 32 में से 32 में से 28 बीजेपी ने जीती। 28, 32 में से 28। और पिछली बार बीजेपी कितनी जीती थी? 14 पिछली बार जीती थी। तो उसने अपनी सीटें डबल कर ली। कांग्रेस को मात्र 3 सीट मिली, जिसने पिछली बार 15 सीटें जीती थी आदिवासी बहुल इलाकों में, आदिवासी सीट पर। बीजेपी ने अपनी सीट 14 से बढ़ाकर सीधा डबल 28 कर ली। यह है नरेंद्र मोदी जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट। पीएम मोदी ने भी 18 दिसंबर को त्रिपुरा दौरे पर अगरतला में आदिवासियों की बात करते हुए कहा था कि आदिवासी समुदाय की पहली पसंद अब बीजेपी है। एक बार सुनिए उनका बयान। भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी गुजरात में चुनाव हुए। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। जातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। देखिए, मैं एक बात बहुत बार कहता हूं कि आप जितना इंस्टीट्यूशंस को गाली देना है दे लीजिए, आप मीडिया इसको उसको जिसको भी कोसना है कोस लीजिए। आप काम नहीं करेंगे तो पब्लिक मूर्ख नहीं बैठी है कि आपको वोट देती रहेगी। यह बड़ा सिंपल सा हिसाब है। और नरेंद्र मोदी जो पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं,
दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट दिख रहा है ना। आप ये देखिए यूपी में उन्होंने किस तरह से समीकरण बैठाए, कैसे पिछड़ों को उठाकर अपने कैबिनेट में जगह दी कि आइए, एक आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर लेकर गए। ये मैसेज छोड़ता है ना भाई। और ये सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने नॉन मराठा को सीएम बनाया, नॉन मराठा, देवेंद्र फडणवीस। कोई भी अमूमन यही प्रयास करता है कि जो ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाला वर्ग है उसका सीएम बना दो ताकि अपना वोट इंटैक्ट रहे। नरेंद्र मोदी जो पीछे रह गया उसको उठाकर आगे ला रहे ताकि उस समाज को ये लगे कि कोई हमारे लिए सोच रहा है। मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूं। कई बार हम कहते हैं ना नरेंद्र मोदी किसको सीएम बना रहे हैं, बॉस, किसी को भनक नहीं लगती। उनका थॉट प्रोसेस किधर चलता है आप देखिए। नॉन जाट को उन्होंने सीएम बनाया, एमएल खट्टर, विरोध हुआ, अगली बार सीटें भी कम हो गई, लेकिन उनको लगता था कि नहीं खट्टर साहब ने काम किया है तो उनको फिर से सीएम बनाया। और कई बार नुकसान हुआ, आपको झारखंड का बताता हूं, वहां नॉन आदिवासी को सीएम बनाया, नॉन आदिवासी सीएम रघुवर दास। नुकसान हुआ, चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने मैसेज यह दिया कि भैया आदिवासियों के लिए काम करना है तो मैं अलग लेवल पे कर रहा हूं, लेकिन जहां पर आदिवासी बहुसंख्यक हैं, अगर वो वहां पर अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं तो जो वहां पीछे रह गया उसको उठा के लाओ ना, कि वहां भी वही नीति चलेगी। आप गुजरात देख लीजिए, विजय रूपाणी को सीएम बनाया, विजय रूपाणी, नॉन पटेल को। कौन हिम्मत करता है भाई? तो वो जो मैं कह रहा हूं कि वो लगातार एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पीछे रह गया उसको हाथ पकड़ के आगे लाओ। वो उनके निर्णयों में भी दिखता है, अपनी पार्टी के लिए निर्णयों में, और वो आपको दिखता है जब वो काम करते हैं, जो फैसले लेते हैं, और फिर उसका इंपैक्ट दिखता है। तो विपक्ष जो हंगामे में समय बर्बाद कर रहा है, अगर वो काम में लगाए, अगर वो सही मुद्दे उठाए, भाई संसद का सत्र चल रहा है ना भाई, आपके पास मुद्दा है, आप उठाइए, बात कीजिए, इन बिल्स पर चर्चा कीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए ना भाई कि हम इन बिल पर हमने क्या बात। किसी को पता ही नहीं है ये बिल पास हो गया, आदिवासियों तक फायदा पहुंचेगा, उनको पता रहेगा, वो उधर से उधर काम हो जाएगा, पर इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। पाठशाला में अब पाकिस्तान का चैप्टर। इंडिया का हाल विपक्ष बता रहा बहुत खराब। मैंने कल आपको चीन का हाल बताया था, चीन कैसे बर्बाद है। अब पाकिस्तान का चैप्टर सुनिए, जिसमें आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में रात 8 बजे सबको सुला देने का नियम क्यों आ रहा है, और पीएम मोदी को वो कौन सी भविष्यवाणी है जो पाकिस्तान में सच साबित हो रही है। कल हमने चीन के बारे में आपको बताया था, चाइना के बारे में, कि कैसे वहां की हालत खराब है। आज पाकिस्तान के बारे में सुनिए कि वहां का क्या हाल है। पाकिस्तान तो वैसे भी कटोरा लेके घूमता है, कंगाल है वो, मैंने आपको बताया है, लेकिन अब वहां हालत यह है कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को देने के लिए न तो गैस है न बिजली है। यह पाकिस्तान की हालत हो गई। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल प्लान बनाना पड़ा है, बिजली नहीं है देने के लिए। यूक्रेन में तो चलिए युद्ध चल रहा है, वहां बिजली कट गई, यहां तो ये अलग ही युद्ध लड़ रहे हैं अपने। देख रहे हैं लोग जो है मोबाइल के लाइट में खाना खा रहे हैं, ये पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के मार्केट, रेस्टोरेंट और होटल रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे, ये फैसला ले लिया। अब जाओ घर जाके सो जाओ, क्या करोगे? 8 बजे सब बंद, बिजली काट देंगे। पाकिस्तान में जितने मैरिज हॉल हैं वहां कह दिया कि रात 10 बजे तक सब बंद। तो जो शादी करेगा वो 10 बजे तक जगेगा, और जो बाकी है वो 8 बजे घर जाके, अब हो सकता है कुछ दिन में घर की भी बिजली काट दें, सो जाओ। यानी पाकिस्तान के इतने बुरे दिन हैं कि वो अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी सो जाओ, नहीं तो बिजली खर्च हो जाएगी। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान और क्या क्या कर रहा है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो बोल रहे हैं कि 20% सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इससे बिजली में 5600 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। एनर्जी बचाने वाले बल्ब और फैन भी सरकार जल्द लॉन्च करेगी, जिससे 3800 करोड़ रुपए की बचत हो। पेट्रोल की कमी से निपटने के लिए सरकार ई बाइक का आयात करेगी, इससे 89 अरब रुपए की बचत होगी। पर कोई उनसे पलट के पूछे कि ई बाइक चार्ज किससे करेंगे, फिर 8 बजे के बाद कहोगे ई बाइक चार्ज नहीं होगी तो क्या करेंगे, रास्ते में धकेलते हुए लाएंगे।
अभी तो सर्दियां चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में बिजली का संकट उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से इसी साल जून में दिखा था, जब दिन में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी बॉस। 16-16 घंटे। हमारे यहां जहां कोयला कम पड़ने नहीं दिया गया, तब भी फैला दिया गया था कि इंडिया में जो है बिजली चली जाएगी। हुआ नहीं, ये लोग फैलाते जाता है, होता कम है। लेकिन पाकिस्तान में 16-16 घंटे की बिजली कट हो रही थी। अच्छा, बिजली तो कट ही रही है। आप सोचेंगे चलो बिजली कटी है, कम से कम खाना खा के आराम से सो जाए। खाना बनाने के लिए गैस तो लगेगी ना भाई। उसको लेकर पिछले महीने पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास सर्दियों में गैस की राशनिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सर्दियों में गैस सप्लाई सुनिश्चित करना मुश्किल होगा, इसलिए सिर्फ कुकिंग के लिए दिन में 3 टाइम गैस सप्लाई की जा सकती है। हमारे यहां नल में पानी कई जगहों पर हो सकता है टाइम देखकर आता होगा, इनके यहां गैस टाइम देखकर आता है कि दिन में 3 बार गैस आएगा, खाना बना लो। ऐसा तो देश है ये। इस वक्त पाकिस्तान का हाल यह है कि कराची जैसे बड़े शहर में भी घरों में सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे, शाम को 6 से 9 बजे सिर्फ 3 टाइम कुकिंग के लिए गैस सप्लाई हो रही। मतलब अगर कोई सुबह देर से उठता हो तो जाके गैस चलाएगा, अरे गैस से नहीं, फिर दिन में वेट करेगा कि गैस आएगी तो खाना पकेगा। इतना भूखे रहिएगा तो पेट में गैस हो जाएगी। दिन में सिर्फ 8 घंटे गैस सप्लाई हो रही है, जिसमें लोग खाना बना सकते हैं, बाकी 16 घंटे कोई गैस सप्लाई नहीं होती। गैस सप्लाई करने वाली कंपनी का कहना है कि वो इस साल ज्यादा एलएनजी खरीद नहीं पाए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एलएनजी बहुत महंगी है। सोचिए, पड़ोस में देखिए लोग कैसे कैसे संकट से जूझ रहे हैं। इस संकट के बीच घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने पर भी बैन लगा दिया गया। उधर लोग भी अपने अपने जुगाड़ से गैस की चोरी करने में जुट गए। पाइप के जरिए गैस की सप्लाई न होने से लोगों के पास एलपीजी गैस सिलेंडर का विकल्प बचा, लेकिन पाकिस्तान में उसके भी दाम बढ़ गए। इसी महीने पाकिस्तान ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 12 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी। इस वक्त पाकिस्तान में 11.8 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 2,548 रुपए का मिल रहा है और 45 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 9,804 रुपए का बिक रहा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के रेट पे बड़ा हंगामा है, जबकि भारत में वहां करीब 12 किलो का मिलता है। भारत में अगर आप देखेंगे जो एलपीजी सिलेंडर है वो 14.2 केजी का होता है। एलपीजी सिलेंडर ये 14.2 केजी का होता है। ये कितने का मिल रहा है? 1,050 रुपए। पाकिस्तान का कितना था? 2,500 रुपए, और वो कम था, 11 किलो था, 12 किलो, हमारा 14 किलो। तो हमारे यहां अब भी कम है। हालांकि मैं पहले भी इस पर शो कर चुका हूं और बोल चुका हूं कि सरकार को इसमें भी थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए लोगों, जिनको जरूरत है, कम से कम उनको। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में यह हालत बनी की इसलिए क्योंकि वहां पर भी राजनीतिक कारणों से जमकर सब्सिडी दी गई। यहां बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी कि हर वक्त सब्सिडी फ्री वाला बांटोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपको आरबीआई की रिपोर्ट बताई थी कि वो भी कह रही है कि ये जो फ्री वाला बांटने का कल्चर है, फ्रीबीज जिसको कह रहे हैं, ये देश बर्बाद कर देगा। आप देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बगल में एग्जाम्पल है, वहां सब्सिडी दे देकर पावर सेक्टर को दिवालिया कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान का पावर सेक्टर का कुल घाटा 1,73,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी है और 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का सर्कुलर डेट है। अब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए। इनको तो हर चीज में लोन चाहिए होता है। इन्होंने अपना देश भी मांग के लिया था, तब से मांग ही रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने आईएमएफ से कहा लोन दीजिए। आईएमएफ कह रहा है कि पावर सेक्टर में सुधार करें और इस तरह की सब्सिडी देना बंद करें, तो हम सोचते हैं लोन देने का। आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि गर्मी के सीजन में पाकिस्तान ने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स किए थे उसके 6,500 करोड़ रुपए की रिकवरी अब बिजली उपभोक्ताओं से की जाए। पाकिस्तान की सरकार इस 6,500 करोड़ रुपए में से 5,500 करोड़ रुपए अब बिजली उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए तैयार हो गई है। इस वसूली के लिए पाकिस्तान सरकार वहां पर बिजली सरचार्ज को 2 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर करीब 32 रुपए प्रति यूनिट करने वाली। तो पहले इतनी सब्सिडी दे दी कि कर्जा चढ़ गया। अब उस कर्जे को उतारने के लिए इतना सरचार्ज लगा देंगे 32 रुपया का
कि लोगों का बुखार हो जाएगा, उनको वैसे ही पसीना आ रहा, बिजली चाहे है नहीं। ये होता है फ्रीबी वाले कल्चर से, जिसके लिए नरेंद्र मोदी यहां इंडिया में आगाह कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखें बगल में पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी जो ये सरचार्ज लगा रहे हैं, वो आपको समझा देता हूं। पाकिस्तान में अभी बिजली की दरें लगभग 25 रुपए प्रति यूनिट है। सरचार्ज बढ़ने के बाद पाकिस्तान में बिजली 57 रुपए पर यूनिट हो जाएगी, 57 रुपए। और जो कमर्शियल कंज्यूमर है उनको 94 रुपए प्रति यूनिट की बिजली का बिल देना होगा। 94 रुपए पर यूनिट बिजली। इतना बिजली का बिल कर देंगे, लोग कहेंगे काटो भैया, हम तो भर नहीं पाएंगे, तुम काट ही लो। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान के आर्थिक हालात और अलग अलग सेक्टर में घाटे पर नजर रखे हुए, और अगर पाकिस्तान ने शर्तें पूरी नहीं की और वहां पर सुधार नहीं हुआ तो आगे कर्ज लेने में और दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। नवंबर में वहां पर महंगाई दर करीब 24%। हमारे यहां लोग रो रहे हैं 6% पे, अब तो 6% से भी नीचे आ गई। वहां 24% महंगाई दर है। हालत यह है कि लोगों को रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में आटा महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आटा खरीदने में लोगों का आटा गीला हो जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में चक्की का आटा 130 रुपए किलो का बिक रहा है। 80 किलो आटे का बैग 9,500 रुपए का बिक रहा है, यानी लगभग 119 रुपए किलो। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं 90 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 108 रुपए प्रति किलो हो गया। 40 किलो गेहूं की बोरी 4300 रुपए की मिल रही है। हमारे यहां 25 से 30 रुपए किलोग्राम का आटा बिक रहा है। मार्केट में आटा 30 से 40 रुपए प्रति केजी मिल रहा है। यह पड़ोस का हाल बता रहा। इस पर वहां के लोग क्या कह रहे हैं, एक बार जरा लोगों को भी सुन। आप देख लें, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। बिजली डबल हो गई है, पेट्रोल डबल तकरीबन जो होने को जा रहा है। तो यहाँ का तो बुरा हाल हो गया है। आटा नहीं मिल रहा, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, पीने के लिए नहीं मिल रहा, आटा मिल ही नहीं रहा। आटा, तेल, चीनी, हर चीज में महंगाई है। ये आटे का बोरान वगैरह, तो ये सब सारी की सारी चीजें सियासत है। आटा तो बहुत महंगा हो गया है, जो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। यह है पाकिस्तान का हाल। लोग कह रहे हैं खाने के लिए आटा नहीं है। आटे से रोटी बना लें तो पंखे में बैठ के खाने के लिए पंखे में बिजली नहीं। यह है पाकिस्तान। और यह उस पाकिस्तान का हाल है जो भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। यार, तुमसे आटा तो लोगों को दिया नहीं जा रहा, रोटी तुम दे नहीं पा रहे, कटोरा लेके भीख मांग रहे हो दुनिया भर में कि हमको देश चलाने के लिए पैसा दे दो, और तुम न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हो। पहले लोगों को 2 वक्त की रोटी दे दो भाई, बिजली दे दो, फिर हमसे आना बात करनी। गरीबी में पाकिस्तान का हाल यह है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो गरीबी की इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान 116 देशों में 92 नंबर पर। पाकिस्तान में जो गरीबी की दर है, पॉवर्टी रेट, 36% बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे। इस साल आई बाढ़ से पाकिस्तान में 90 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमतें 20 से 31% तक बढ़ गई। पाकिस्तान में 34% आबादी, यानी लगभग 8.5 करोड़ लोग सिर्फ 588 रुपए दिन का कमाकर गुजारा कर रहे हैं। अब जो सोचिए 588 रुपए दिन का कमा रहा है, वो 130 रुपए किलो का आटा खरीदेगा, 180 रुपए किलो का चावल खरीदेगा और सब्जी खरीद ले, तो फिर क्या ही बचाएगा? क्या कपड़े खरीदेगा, क्या बच्चों की फीस भरेगा, क्या बिजली का बिल भरेगा? वो खा के पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये है पाकिस्तान का हाल। और ये दुनिया को बताते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम रखा है। एक काम करो, तुम वो न्यूक्लियर बम भी बेच दो या उसको कहीं गिरवी रख के कर्जा ले लो, अपना देश चला लो। खैर, पाठशाला में अब रेलवे की उस अनोखी नौकरी का चैप्टर जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और ये सवाल करेंगे कि क्या रेलवे ट्रेनों और ट्रेन के डिब्बे गिनने की भी नौकरी दे रहा है क्या? अब ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ट्रेन के डिब्बे गिनने के सैलरी मिल सकती है क्या? आज आपको फ्रॉड का एक हैरान करने वाला मामला बताता हूं, जो रेलवे में जुड़ी
रेलवे की नौकरी से जुड़ा हुआ। 28 युवाओं को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नौकरी मिली। इन्होंने घर में मिठाई उठाई भी खिला दी, अरे नौकरी मिल गई, रेलवे में नौकरी मिल गई। अब गिनने का काम मिला। वो काम यह कहकर उन्हें दिया गया कि यह उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के बाद ही उनकी नौकरी पक्की होगी। इसी साल जून जुलाई के महीने में इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। इन युवाओं ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन और उसके डिब्बे गिने, उसके लिए इन्हें ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया कि बहुत अच्छा ट्रेन का डब्बा गिने हो, ये लो सर्टिफिकेट। ट्रेन गिनने की जॉब भी इन युवाओं को ऐसे ही नहीं मिली थी। पहले मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, फिर ट्रेनिंग के दौरान इन्हें स्टडी मटेरियल मिला कि पढ़ो, ट्रेनिंग किट दिया और उसके बाद डब्बा गिनवाया। रेलवे में ट्रेन गिनने की यह नौकरी इन लोगों को मोटी रकम देकर मिली। आपको यकीन नहीं होगा, ये लोग जो ट्रेन के डब्बे गिन रहे थे, इन लोगों ने 25 लोगों ने पैसा देकर ये नौकरी पाई। इन्होंने कितना पैसा दिया? 2,63,05,00,000 रुपए। इतना पैसा दिया तब जाकर इनको नौकरी मिली। और उस नौकरी में इनको काम क्या दिया? ट्रेन का डब्बा गिना। इसमें से 59,05,000 रुपए, 59,05,000, इतना पैसा 69 लाख, माफ कीजिएगा, 69,05,000 रुपए ये कैश में लिए गए इन लोगों से। इन्होंने कैश में दे भी दिया। बाकी की रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराई गई। अब आप कहेंगे कि ये ऐसी नौकरी रेलवे ने दे दी। अरे बॉस, रेलवे में ट्रेन के डब्बे गिनने की कोई नौकरी नहीं है भाई। ये रेलवे ने नहीं दी, और रेलवे पैसा लेके नौकरी देता है। इन लोगों ने भी नहीं दिमाग लगाया, पैसा भी दे दिया और ट्रेन के डिब्बे भी गिनते रहे, बिना सोचे कि ट्रेन के डिब्बे क्यों गिनवाएगा बॉस, जब उसने S1, S2, S3 कोच के वो लगा रखे हैं, उसको पता नहीं कितने डिब्बे हैं। 2 महीने डिब्बे गिने उन्होंने। दरअसल इनके साथ फ्रॉड हुआ, रेलवे ने नौकरी नहीं दी इनको। ये फ्रॉड करने वालों के झांसे में आ गए। जब इन्होंने रिश्वत दे दी, जब इन्हें ट्रेनिंग के नाम पर प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया, 2 महीने इन्होंने ट्रेन के डब्बे गिन लिए, तब जाकर इनको असल में पता चला कि बॉस ये तो खेल हो गया। 2 महीने बाद, करीब 2 महीने तक हर दिन 8 घंटे ट्रेन गिनने का काम करने के बाद इन युवाओं को पता चला कि उनके साथ ठगी हुई। जो ट्रेन गिनने का काम कर रहे हैं वो रेलवे का है ही नहीं। रेलवे में इस तरह का मैनुअल काम नहीं होता कि आदमी से गिनवाए नौकरी देकर। रेलवे में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें प्लेटफॉर्म पर बैठकर दिन भर ट्रेन के डब्बे गिने। इन्हें बाद में पता चला कि पैसा लेकर फर्जी नौकरी दिलाने वाले गैंग ने इन्हें ठग लिया है। इस ठगी के बारे में इन्हें कैसे पता चला, उसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं। एम सुब्बुस्वामी, इस नाम के 78 साल के रिटायर्ड फौजी ने इस ठगी की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी। सुब्बुस्वामी के मुताबिक दिसंबर 2021 में वो हैदराबाद गए, जहां उन्हें शिवरामन नाम का एक शख्स मिला। शिवरामन ने खुद को कोयंबटूर का बताया और सांसदों, मंत्रियों से नजदीकियों का हवाला सुब्बुस्वामी को दे दिया। शिवरामन ने सुब्बुस्वामी को भरोसा दिलाया कि मोटी घूस लेकर रेलवे में नौकरियां दी जा रही। सुब्बुस्वामी ने पहले तमिलनाडु के 3 बेरोजगार युवाओं को शिवरामन से दिल्ली में मिलवा दिया। शिवरामन इन युवाओं को विकास राणा नाम के एक शख्स के से यह कहते हुए मिलवाने लगा कि यह नॉर्दर्न रेलवे में डिप्टी डायरेक्टर है। शिवरामन और विकास राणा ने 3 युवाओं को रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा दे दिया और उनसे 33,20,000 रुपए ठग लिए। यह आरोप है। इसके बाद सुब्बुस्वामी ने 25 और बेरोजगारों को शिवरामन और विकास राणा से मिलवा दिया। इन लोगों से भी नौकरी के बदले पैसे ठग लिए गए। इन 28 युवाओं में से कुछ को 25 जुलाई 2022 को रेलवे में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। सोचिए कैसा स्कैम चल रहा था। हालांकि इस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर इन युवाओं को कुछ शक हुआ। उन्होंने सुब्बुस्वामी से बात की। सुब्बुस्वामी ने जब शिवरामन और विकास राणा से सवाल करने शुरू किए तो ये लोग सुब्बुस्वामी को धमकाने लगे, जिसके बाद यह साफ हो गया कि इन युवाओं के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई। अब सोचिए ठग कितने शातिर हो गए, ट्रेन के डिब्बे गिनवाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा ले। आपको यह खबर इसलिए बताई कि बॉस ऐसे लोगों से बचिए।
पैसा देके नौकरी दिलाने का नाम देकर कोई भी कुछ भी कह दे और आप ट्रेन के डब्बे गिनने बैठ जाएं, थोड़ा अपना भी तो लगाएंगे। ट्रेन के डब्बे गिनने का काम क्या देगी रेलवे, और किसी को भी पैसा दे देंगे आप। लेकिन ये सब हो रहा है, जानिएगा नहीं तो ये दिमाग डब्बा बन के रह जाएगा। और सिर्फ रेलवे के नाम पर नहीं हो रहा बॉस, ऐसे ही शातिर ठग ऑनलाइन दुनिया में भी है जो आपकी जेब काटने की फिराक में है। इसलिए आपको पाठशाला में वो चैप्टर दिखाता हूं जिसे नहीं देखा तो आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं सैड होगा। (2022) का यह आखिरी महीना है। क्रिसमस, नए साल के स्वागत को लेकर दुनिया भर में खरीदारी जमकर होती है। डिजिटल के दौर में घर की सब्जी खरीदने से लेकर बड़े महंगे गिफ्ट सब ऑनलाइन खरीद लेते हैं हम लोग। कौन पैसा देता है? कैश में। इसमें सुविधा भी है, बचत की संभावनाएं भी रहती हैं। कई जगह पर रहता है इस कार्ड से लीजिएगा तो इतना कैशबैक मिल जाएगा। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं अन्नू कपूर। उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताया। उसने कहा कि KYC अपडेट करनी है, नो योर क्लाइंट। इसके बाद कॉल करने वाले ने अन्नू कपूर से बैंक डिटेल्स ली, एक OTP भेजा। जैसे ही OTP अन्नू कपूर ने उससे शेयर की, उनके अकाउंट से करीब 4.5 लाख रुपए निकल गए। बड़े बड़े लोग फंस जा रहे हैं भाई। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन बाजार में ताबड़तोड़ ऑफर आते हैं और हम बेहिचक इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में घुसते हैं। और फिर ये ध्यान रखिए कि कहीं इसी तरह के चक्कर में फंस के ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो जाए, वरना हैप्पी न्यू ईयर बैड न्यू ईयर हो जाए। भाई ठगों ने ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए, आपको पता नहीं होगा तो आप फंस जाइएगा। थोड़ी सी लापरवाही की तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको इनके फ्रॉड के तरीके बताता हूं। इसमें एक तरीका है फर्जी बैंकिंग एप्स। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ऑनलाइन ठग बैंकों के फर्जी ऐप बना लेते हैं। अगर यूजर के मोबाइल में दोनों ऐप गलती से डाउनलोड हो गए तो ठग यूजर की बैंक में जमा राशि को आसानी से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जो ऐप देखे और तुरंत डाउनलोड करते हैं उसको देखिए कि वो सही ऐप डाउनलोड करना है कि नहीं। इसी तरह से ठगी का एक दूसरा तरीका भी है जिसमें स्क्रीन ओवरले के जरिए ठगों का ठग खेल कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि शॉपिंग ऐप या बैंकिंग ऐप के पेमेंट स्क्रीन पर एक फेक स्क्रीन डाल दी जाती है। जैसे ही यूजर इसमें अपना अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड या पिन डालता है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ठगों के पास पहुंच जाती है। इसके अलावा रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग के जरिए भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आए। इसमें ऑनलाइन ठग खुद को बैंक कर्मचारी बताता है, आपसे किसी सर्विस को एक्टिवेट करने या फिर आपके खाते को सिक्योर करने के नाम पर कुछ लिंक्स भेजता है, जैसे अन्नू कपूर जी के साथ हो गया। बाकायदा वो इसके हर स्टेप को आपको पूरा करने के लिए गाइड करता है। जैसे ही पिन या OTP की डिटेल उन्हें मिली, खाते से पैसा गायब। फिर आप ढूंढते रहिए, हेलो हेलो कहां गए, हेलो गायब, पैसा भी हेलो हेलो गायब। इसके अलावा कई लोग ऐप स्टोर से खास तरह के कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं। इन कीबोर्ड के जरिए भी फ्रॉड हो जाता है। ऐसे ऐप एक तरह का ट्रैप होते हैं जो जानबूझकर ठग ऐप स्टोर में डालते हैं, और जैसे ही आप इन कीबोर्ड के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पिन वगैरह वगैरह ठग के पास पहुंचा, गया पैसा। अच्छा, आप यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है जिसमें फ्रीलांस काम करने या वर्क फ्रॉम होम का ऑफर होता है और इसके एवज में किसी खास ऐप को इंस्टॉल करने की शर्त रखी जाती है, तो इसे सिरे से मना कर दीजिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट को खाली करने का ट्रैप हो सकता है। अब आप कहेंगे इसमें कैसे होगा? सुनिए, इसमें ऑनलाइन ठग फोन करके आपको किसी नौकरी का झांसा देगा। इसके लिए वो किसी खास ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेगा। ये मलिशियस ऐप होते हैं, मतलब जो गलत काम के लिए बनाए गए, और आपके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहां तक कि जो OTP बैंक से आपके फोन या ईमेल पर आती है उसे भी डिकोड कर लेते हैं। इसके अलावा आजकल QR कोड के जरिए भी फ्रॉड हो रहा है। मतलब आप बाहर निकल रहे हैं तो आसपास कोरोना का वायरस हो ना हो, फ्रॉड होने की गुंजाइश जरूर आपको भटकती घूमती मिल जाएगी। ऑनलाइन ठग फोन के जरिए संपर्क करके QR कोड को स्कैन करने के लिए आपसे बोलेंगे, या आपसे आपके बैंकिंग ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करने के लिए कहेंगे। जैसे ही आप QR कोड बैंकिंग ऐप के जरिए स्कैन करेंगे, आपके खाते की सारी जानकारी ठगों तक पहुंच जाएगी। यह वो जानकारी है जिसके बारे में पता होना जरूरी है, और इसलिए मैंने यह आप तक पहुंचाई ताकि सचेत रहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचते रहिए। बॉस, बहुत सोच समझ के ट्रांजैक्शन कीजिए।
ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में पिछले कई सालों में डिजिटल लेन-देन की संख्या भी तो बढ़ी है ना। देश के भीतर एक दिन में औसतन 28 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन डिजिटली होता है। 28 करोड़। शुरुआत में यह ट्रांजैक्शन कम था, इतना ज्यादा लोग नहीं करते थे, अब बढ़ गया है। 2013-14 में जो ई ट्रांजैक्शन था 220 करोड़ के करीब, एक साल में 566 लाख करोड़ रुपए की कीमत का डिजिटल ट्रांजैक्शन अब होता है, जबकि 2013-14 में आप देखिए कितना कम था। तो 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया। और जब ये संख्या बढ़ रही है ट्रांजैक्शन की, तो उन लोगों के पास मौके भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हर आदमी इतना लोड नहीं लेता। खटाखट दे दिया, किसी फ्रॉड में फंस गया, किसी लालच में फंस गया। भाई बहुत ध्यान रखना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी को अपना मोबाइल छूने नहीं देना है। आजकल ये भी चल रहा है कि मोबाइल आपसे मांगेंगे कि मेरा बंद हो गया है, किसी को फोन करना है, जरा फोन करने दीजिए, और एक दो बार फोन करेंगे, कहेंगे उसका नंबर बंद आ रहा है, और फिर धीरे से नंबर डायल करके आपका कॉल फॉरवर्ड कर लेंगे। उसमें भी खेल हो जाता है। तो अगर मोबाइल दे भी रहे हैं, कोई बहुत मजबूर दिख रहा है, तो आप बोलिए मैं डायल कर देता हूं, तुम बात करो, मैं स्पीकर पे करूंगा, तुम बात करो। उसके हाथ में मोबाइल मत दीजिए। ओटीपी नहीं देना है, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी कीबोर्ड जो है कहीं से उठा के डाउनलोड नहीं करना। बचते बचाते चलते। पाठशाला में अब बुलेट ट्रेन से भी जबर ट्रेन का चैप्टर जो पीएम मोदी लाने वाले हैं। आज जिस ट्रेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसे चलाने के लिए बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती हैं, और इससे प्रदूषण जीरो होता है। यानी प्रदूषण के लिहाज से परफेक्ट ट्रेन। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। अब यह ट्रेन अगले साल से भारत में चलने वाली है। आपके सामने जो यह ट्रेन चलती दिख रही है, यह जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसे 4 साल के लंबे ट्रायल के बाद इस साल अगस्त में शुरू किया गया। इस ट्रेन को फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम, इसने बनाया है, लेकिन अपने यहां स्वदेशी तकनीक से भारत के ही इंजीनियर इसे बनाने में पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा इसको। अब तक आपने बिजली और डीजल से चलने वाली ट्रेनें देखी होंगी या उसमें ट्रैवल किया होगा। इन ट्रेनों की सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्हें चलाने में एक तो प्रदूषण बहुत होता है, बिजली बनाने में भी कोयला खप जाता है, उससे भी प्रदूषण होता है, ऊपर से कोयला कम पड़े, ये पड़े, उसकी समस्या। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस ट्रेन में हाइड्रोजन भरिए और काम पर चलिए। हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन पढ़ते ना, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं जो H2O में भी होता है। इस ट्रेन के फायदे बताने से पहले आपको भारतीय रेल की डीजल ट्रेन से होने वाले नुकसान के बारे में बता देता हूं। अगर आप समझें कि इसका फायदा क्या है भाई, देश के लिहाज से क्यों नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं। भारत में डीजल ट्रेन कितनी है? 13,555 ट्रेनें डीजल से चलती हैं, और ये कुल ट्रेन का 37% हमारे पास डीजल ट्रेन है। हर साल जो डीजल की खपत है, डीजल की खपत वो हमारे लिए है 237 करोड़ लीटर की खपत होती है। 237 करोड़, यानी रोजाना करीब 65 लाख लीटर। और इससे जो प्रदूषण होता है, डीजल से भाई प्रदूषण होगा ही होगा। इसलिए इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फैसला किया। अच्छा, प्रदूषण तो है, इसमें जो खर्चा लग रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। फिर हम पाठशाला में कहते हैं कि भैया बुजुर्गों को कंसेशन दीजिए, उनको फायदा दीजिए, तो सरकार गिनाती है कि भाई, या रेल मंत्री गिनाते हैं कि भाई देखिए यहां खर्चा, तो वो भी खर्चा कम होगा। अच्छा, इसके फायदे सुनिए। हाइड्रोजन ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी भी तय करती है, यानी ये इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूरी तय करती है। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है।
और इसमें ईंधन भरने में भी अधिक समय नहीं लगता। इसमें 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी तय करने जितना ईंधन भर जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसकी एनर्जी बाकी ईंधन की अपेक्षा ज्यादा होती है। 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर है। सबसे खास बात है कि ट्रेन से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसमें से धुएं की जगह H2O यानी पानी की बूंदें निकलती हैं। डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में इसकी लागत भी बहुत कम आती है। इसके अलावा इस ट्रेन के रखरखाव यानी सर्विसिंग का खर्चा कम है। हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देती है, क्योंकि इसके चलने पर बहुत कम आवाज होती है, जबकि डीजल इंजन जो है बहुत आवाज करता है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों की तरह इसके लिए अलग से वायरिंग पैनल की जरूरत नहीं है। इस ट्रेन की छत पर बड़े बड़े हाइड्रोजन सिलेंडर लगा दिए जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर माना जा रहा है।